हाँ जी मैम। होमवर्क किया है? हाँ जी मैम। 6.2, हाँ। जितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। हमने सर्कल्स में दो थ्योरम्स मेन की थी, और इन दो थ्योरम्स को ही आप मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज करोगे, बाकी सब सेकेंडरी है। मतलब ये तो मेजर है, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दोनों के साथ ही यूज होंगे। सबसे पहले क्या था? रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at the point of contact. Radius and tangent make an angle of 90 degree at the point of contact. लिखो इसे, रेडियस perpendicular at the point of contact। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, दो होगी, दो पैरेलल टेंजेंट्स होती है, एक सीकेंड को दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ सकती है, सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है वो। बट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो दोनों आपस में क्या होती है? इक्वल इन लेंथ। पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसको आप प्रूव भी कर चुके हो। सिंपल। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के साथ हमने इन दोनों को प्रूव किया था। O इज द सेंटर, एंड फर्दर हमने किया था AOBP। जो ये क्वाड्रिलेटरल बना, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। AOBP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है इतना? ठीक है, साइक्लिक है इसका मतलब इसके ये दो एंगल्स तो 90 90 गिवन है, ऑपोजिट एंगल्स है सप्लीमेंट्री। अब इसमें जो जरूरी चीज जो याद रखने वाली है, एंगल AOB प्लस एंगल APB किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। और इन पर ही क्वेश्चन आते हैं, आपको एंगल AOB का मेजर दे दिया होगा, आपको APB का निकालना है। और फर्दर इसमें क्वेश्चन क्या आता है, देखो, इसको ज्वाइन कर दिया OP को, आपको ने ये एंगल दे दिया, इसको मैंने कह दिया लेट मी से दिस एंगल इज 40 डिग्री। अब कहते हैं APB का मेजर निकालो, तो व्हाट अबाउट एंगल APB? 100 हो जाएगा। इजी है, एमसीक्यू में आता है ये, है ना? अब आप उसको यू कैन डू इट थ्रू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स आल्सो। ये तो 90 है, ये 40 है, ये 50 हो गया, ऐसे ये भी 50 हो गया, ये 100, या डायरेक्टली ये 40 है, तो दिस इज डबल 80, यहाँ से सप्लीमेंट्री 100। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो दिस इज वन थिंग जो हम ये प्रूव फर्दर इसमें, मतलब इन चीजों में से हमने डिड्यूस किया होगा। राइट, अब आते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, नई वाली बुक्स में देखो पेज कौन सा है, एग्जाम्पल 1। 149, पेज 149 में एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ जी, ये सब बच्चे ऑनलाइन क्यों आए हुए हैं? राघव और कबीर ऑनलाइन क्यों? मैम मैं लेट हो गया था बहुत ज्यादा। अच्छा, मैम मेरी उंगली मुड़ गई थी तो मैं चला के आ नहीं सकता, कल से आ जाऊंगा। ओके बच्चे, चलो फिगर ड्रॉ करो और पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट। So we have proved that in two concentric circles। पहली बात तो इसमें ये समझनी है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते कौन से हैं? जिनका सेंटर क्या होता है? सेम। ठीक है, तो दो सर्कल्स, ये चीजें बहुत बार इसको यूज करोगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ना, ये आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में भी आएगा, और यही चीज ना फर्दर सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ सॉलिड्स में भी आएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन। ठीक है ना? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से हुए, लिख लो बुक में, अभी हाईलाइट कर लो, कॉन्सेंट्रिक को अंडरलाइन करके लिखो। टू सर्कल्स ड्रॉन विद द सेम सेंटर। एक सर्कल के अंदर एक सर्कल होता है, ठीक है, इनका सेंटर सेम होता है।
two circles with the same center are called concentric circles. तो एक होती है इंटरनल रेडियस, अब ये कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रही, कॉन्सेंट्रिक, और एक होती है एक्सटर्नल रेडियस। इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर से लिखते हैं, एक्सटर्नल को कैपिटल आर से लिख सकते हैं, लिख देते हैं। यूजुअली जो सिंबल्स यूज होते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉलर वैल्यू एंड लार्जर वैल्यू। बाहर वाली रेडियस बड़ी होगी, अंदर वाली छोटी होगी, इसलिए स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, दूसरी चीज, जो आपका ये डिस्टेंस होता है ना इन दोनों सर्कल्स के बीच में ना, इसको बैंड कहते हैं एक तरह से, कि एक हमने सर्कुलर रिंग बनाई, कुछ नहीं किया, आपने एक पेपर लिया है, बड़ा सर्कल, बीच में से एक अंदर से छोटा सर्कल कट कर दिया, एक पेपर लेके बड़ा सर्कल बनाया, छोटा सर्कल कट कर दिया, तो आपके पास जो खाली पोर्शन जैसे एक पाइप तरह सा एरिया हो जाएगा। तो जो ये होती है ना, इसको हम विड्थ कहते हैं, विड्थ ऑफ द रिंग या एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स। और ये क्या होती है, इसमें डायमेंशन जो होती है, दिस इज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। विड्थ क्या होगी कि कितना थिक है ये, समझ में आ गया? ये हर जगह इक्वल होगा, यूनिफॉर्म विड्थ होती है। रेक्टेंगल के बाहर रेक्टेंगल क्या, तो यूनिफॉर्म लेंथ नहीं होती, यूनिफॉर्म विड्थ से हमने ड्रॉ किया है, ऐसे ही यूनिफॉर्म विड्थ के साथ हमने एक बाहर सर्कल ड्रॉ किया, और ये होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये क्यों होता है ना, समटाइम्स आपको दिया होता है कि विड्थ 5 है, इंटरनल रेडियस 6 है, तो आउटर रेडियस क्या हो गई, width is 5, small r is 6, so what is capital R? कितना हो जाएगा 11। बात समझ में आ गई है? 6 + 5 11। विड्थ का मतलब आपको ये दे दिया 5, यहां तक दे दिया 6, तो यहां से लेकर एंड तक कितना हो जाएगा 11। बात समझ में आ गई? इसको फर्दर एक्सटेंड किया तो ये हो गया आउटर रेडियस 11। नाउ इसमें एक ऐसा क्वेश्चन था, लिखो, ये एक्स्ट्रा में लिख लो क्योंकि कहीं ना कहीं एरियाज में यूज करेंगे तो दोबारा से वहां पर होगा। आपको दिया हुआ है इंटरनल डायामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म विड्थ जो ड्रॉ की हुई है, ऑफ कोर्स ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें कि 1 मार्क में ये आ जाए, अगर ये आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। ये किसी ना किसी क्वेश्चन में सब्सिडरी था, मतलब एक यूनिक इंफॉर्मेशन दी हुई थी जिसको यूज करके हमें एरिया निकालना है या हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना था, वो सब करना था। अब इसमें जरूरी चीज क्या थी कि जब हम इन डायमेंशन को यूज करते हैं ना, तो हम ध्यान देते हैं कि हमें एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पे ये डिटेल्स होती है इनको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, सो विड्थ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर डायामीटर। ये जो डिटेल्स होती है ना, ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जब ड्रॉ करोगे समझोगे। लेकिन कभी कभी वहां पर क्या होता है, हम क्या करते हैं 15 करके डिवाइड बाय 2 7.5। दिस इज व्हाट, थोड़ी सी हमारी गलतियां हो जाती हैं वहां पर, क्योंकि हम फोकस करते हैं इन डिटेल्स पर नहीं, हम फोकस कर रहे होते हैं एरिया निकालना है। समझ में आ गई बात? ये आपका इंटरनल रेडियस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल आउटर रेडियस क्या हो गया 10 सेंटीमीटर, तो आउटर डायमीटर क्या हो गई 20। बात समझ में आ गया? रेडियस में से माइनस करना है, डायमीटर में से माइनस या प्लस नहीं करना। अगर डायमीटर से करना तो डबल करो। समझ में आ गया? कैसे? जैसे ये लिया ना हमने लाइन, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये 10, तो 20 हो गया। समझ में आ गई बात? चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये बहुत ही सेकेंडरी इंफॉर्मेशन थी विच वी नीड टू डू यूज समटाइम, इस क्वेश्चन में नहीं, फर्दर किसी क्वेश्चन में। तो एग्जांपल 1 में कहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ किए, है ना? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहते हैं कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल इज द which touches the smaller circle। ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ हुए, सर्कल्स विद सेम सेंटर। तो बड़े सर्कल को हमने कॉर्ड ड्रॉ की ऐसी जो छोटे सर्कल को टच करते हुए जा रही है। So chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ठीक है, तो इसको लिख लो C1, इसको लिख लो C2। तो गिवन हमें क्या है,
two concentric circles. AB is chord of larger circle, जिसको आपने लिख लिया C2. AB is tangent to smaller circle, जिसको हमने कहा C1. P is the point of contact. अब ये इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी चीज मतलब ये नहीं है कि हमने सब लिखना है. दैट इज जस्ट टू गिवन इंफॉर्मेशन. P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना. अच्छा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सुनकर कुछ याद आता है? टेंशन. वेरी गुड. टू प्रूव AB is bisected at point of contact. ये तो इंग्लिश है. मैथ्स में क्या होगा? ठीक है ना. कंस्ट्रक्शन भी कर लो. क्या बनाएंगे कंस्ट्रक्शन में और क्या बना सकते हो? ओपी क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि हमें क्या चाहिए? रेडियस. रेडियस से मेरे को थ्योरम याद है, इसलिए तो मैं लिखूंगी ज्वाइन ओपी. यहाँ तक लिख लिया. अब इसके बाद पहले देखना, उसके बाद लिखना, क्योंकि सिर्फ कॉपी मत करो. जब आप चला रहे हो ना पेन, तो साथ साथ दिमाग भी चलाना है हमें. समझ में आ गया? तो फर्स्ट सी एंड देन राइट. एंड इफ यू आर इवन राइटिंग, देन प्लीज मेक श्योर समझ के लिख रहे हो, सिर्फ ब्लैंकली कॉपी नहीं कर रहे हो कि बोल रहे हैं बस ठीक है लिखी जाए, बाद में समझ लेंगे. बाद में अब मत करना, कभी नहीं समझ में आएगा. 10th ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है. अब सिर्फ 4 महीने रह गए. अक्टूबर का आधा महीना तो वैसे ही फेस्टिवल में लगा दो. आधा दिन तो दिवाली में निकल जाएगा. नवंबर तक वैसे ही मन नहीं करेगा पढ़ने को. ये सीरियस बात है. जब तक दिवाली जाएगी नहीं, तब तक सीरियसनेस आएगी नहीं. तब तक होगा कि दिवाली है, ये है, फेस्टिवल्स है, ये चीज है, वो चीज है, सब चलता रहेगा कुछ ना कुछ. तो प्लीज मेक श्योर. एक तो आपने जब भी लिखना है ना, आपसे समझकर लिखना है. चाहे 2 घंटे फालतू लगा लो यहाँ बैठकर कि नहीं मैम समझ नहीं आया, दोबारा लिखता हूँ, दोबारा लिखती हूँ, उसके पहले नहीं लिखना. राइट. इक्वेशन भी सॉल्व करिए तो खुद से सॉल्व करनी है. अब आपने ओपी को ज्वाइन कर दिया. मैंने एक पूरा एक रूल यहीं पे पढ़ा हुआ है. कौन सा? इन सर्कल C2, सॉरी इन सर्कल C1, छोटा वाला सर्कल C1 है ना. इन सर्कल C1 OP is the radius, AB is the tangent. तो क्या होगा? OP is perpendicular to AB by क्यों? कौन सी थ्योरम है हमारी? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो लिखेंगे रेडियस एंड टेंजेंट, इतना लिख लो, आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पर यूज की 10th. अब आ जाओ 9th पर, जहां पे कह रहे हैं बड़े सर्कल की कॉर्ड है. छोटे सर्कल वाला काम पूरा हो गया, उससे हमने परपेंडिकुलर बना लिया. फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. हमें कौन सा कोई लेंथ निकालनी है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, therefore AP is equal to. हाँ, वो होगा जब हमें मेजरमेंट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा. AP की लेंथ निकालो या कॉर्ड की लेंथ निकालो. OP की लेंथ आपको दी हुई है और एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस सब दिया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पर भी होता क्या है, वो क्वेश्चन मैं आपको रफ में मतलब बाद में एक्स्ट्रा में करवा दूंगी. अब आप करोगे इन सर्कल C2, ये 1 मार्क में आएगा. अगर कैलकुलेशन बेस आएगा 1 या 2 मार्क्स में, तो इतना डिटेल नहीं होता, बस समझ लेना. इन सर्कल C2, इन सर्कल C2 AB is the chord and OP is perpendicular to AB. Now since perpendicular from center क्या करता है? Bisects the chord. Therefore AP is equal to BP. Hence proof. इसके बाद एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 3 बाद में करवाऊंगी, उससे पहले 10.2 स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल 3 आराम से सारे एक्सरसाइज करने के बाद करेंगे, थोड़ा लंबा है. तो पहले सारे इजी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं. डिफिकल्ट नहीं है पर लंबा है, तो सबको रट्टा मारने वाली बात है. स्टेप बाय स्टेप.
एग्जाम्पल 2 ना, ये एमसीक्यू में भी आता है बहुत बार, इसको बस आपको एज अ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। प्रूव करने का वे तो हो जाएगा। इसको रिटर्न में ना 2 या 3 नंबर में, 2 नंबर में तो बहुत कम देखा हुआ है, लेकिन इसके एमसीक्यूज बहुत बार आए हुए हैं। तो एक सर्कल दिया हुआ है, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन, तो इसको मार्क कर लो, ये 1 मार्क में आएगा, इसका जो फॉर्मूला याद करना है। और इसके अलावा एक चीज करवाऊंगी जो आउट ऑफ द बुक होगी, समटाइम्स यू यूज इन द एमसीक्यूज और इजीली क्वेश्चन आंसर निकल आता है, ठीक है। और सैंपल पेपर में अगर क्वेश्चन होगा तो वहां से सॉल्व करना आपको आसान रहेगा। Two tangents TP and TQ are drawn to the circle with center O from external point T. Given TP and TQ are two tangents to circle with center O. P and Q point of contact है, तो पता ही है ना। OP रेडियस है, वो भी पता है। PQ क्या होगी? कॉर्ड। कॉर्ड ड्रॉ है ना, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर लिया तो कॉर्ड बन गई। तो टू प्रूव में आ जाओ। तो प्रूव में हमें कहा हुआ है एंगल PTQ, कौन सा वाला? ये कौन सा एंगल है? PTQ को क्या देते हैं? एंगल मेड बाय द टेंजेंट्स। PTQ हो गया एंगल मेड बाय टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दो टेंजेंट्स ड्रॉ की थी, उनके बीच का एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। OPQ हो गया एक रेडियस और एक कॉर्ड। कॉर्ड भी कौन सी? पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट वाली। समझ में आ गई कि ये जो ये वाला एंगल है ना, ये इस एंगल का डबल है। एक डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपको ये एंगल देकर ना, ये पूछा जाता है सीरियसली, दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। ये एंगल दिया जाएगा x, फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल, तो आपको डबल करके आंसर मार्क करना है। फॉर्मूला है, याद होगा, फटाफट से मार्क करोगे, टाइम कम वेस्ट होगा। अब इसे सिर्फ प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो प्रूव करना है हमें एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिख लो ज्वाइन OT, ठीक है। प्रूफ में हम सिंपल सी एक बात लिखेंगे, लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x। ऐसे अगर OT को ना भी ज्वाइन करे तब भी चल जाएगा, है ना। लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, कौन सा हमने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की हो तो हमें कौन सा रूल याद आता है? कौन सी थ्योरम याद आती है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल TPQ, TP इज इक्वल टू TQ। ठीक है, TP इज इक्वल टू TQ, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। therefore एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। क्यों होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। इसको ना भी बनाए तब भी चलेगा, चलो नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ना, क्लियर हो गया? आपके ये वाले दो एंगल्स आपस में इक्वल है ना। अच्छा, आप ये बता सकते हो एंगल OPT का मेजर क्या है? OPT फिर से देखो, एंगल OPT रेडियस एंड टेंजेंट। एक रेडियस है और एक टेंजेंट है। रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at the point of contact। समझ में आ गया? एंगल OPT इज 90, आप लिखोगे रेडियस, मतलब देखो दो ही चीजें ब्रॉडली यूज होती हैं हर बार, रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at point of contact।
ठीक है। अब मुझे बता सकते हो एंगल QPT या TPQ का मेजर क्या हो जाएगा? ये TPQ, ये वाला एंगल, टोटल एंगल 90 था, इसमें से ये x माइनस कर दिया। बात समझ में आई? ये टोटल एंगल 90 था, इसमें से ये x माइनस कर दिया है, तो TPQ हो जाएगा 90 माइनस x। therefore एंगल TQP इज ऑल्सो 90 माइनस x। अब ये ट्राइंगल ले लो, इनमें एंगल्स को ऐड करो, एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल TPQ, एंगल सम प्रॉपर्टी। दरवाजा बंद कर दो, वहां से शोर बहुत आएगा नहीं अभी। ठीक है, ये आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। TTQ की तो वैल्यू हमें निकालनी थी, TPQ है 90 माइनस एक्स, TPQ भी है 90 माइनस एक्स, इज इक्वल टू 180 डिग्री। TTQ प्लस 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180, ये कैंसिल हो गया। TTQ किसके इक्वल आ गया? 2x। OPQ को आपने x लिया था, therefore angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ। समझ में आ गया सबको? हमने लिया ये पूरा एंगल 90, इसको लिया x, तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का पार्ट है, टेंजेंट और कॉर्ड का एंगल हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और ये भी है 90 माइनस एक्स। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले 4-5 क्वेश्चंस ना एक उसके तरह ही सॉल्व हो जाते हैं एज अ न्यूमेरिकल। हाँ जी, ऑनलाइन में बच्चों ने लिख लिया था ये सारा। Yes, ma'am. दर्पण, जसलीन, Yes, ma'am. कबीर एंड राघव ऑल्सो। एक्सरसाइज Yeah. 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। From a point Q, length of tangent to the circle is 24 centimeter. From a point Q, length of tangent to the circle is 24. So Q से to the circle length 24 centimeter है. Distance from Q from the center. तो सेंटर को मैंने ये O मान लिया, इसको पॉइंट P ले लिया, 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ये आते हैं MCQ। आपको फिगर नहीं आएगी, लिखा आएगा, फिगर ड्रॉ करनी है। समझ में आ गया? तो क्या होगा ये एंगल? OP is perpendicular to QP, radius and tangent are perpendicular। अभी के लिए लिखना जरूरी है, at point of contact OP is perpendicular to PQ। अब आपका ट्रायंगल OPQ कौन सा हो गया? हाँ जी, OPQ कौन सा ट्रायंगल बना? राइट ट्रायंगल। एक तो बोलते क्यों नहीं हो सब, सोए हुए हो सब वरना। OPQ कौन सा ट्रायंगल बना? राइट ट्रायंगल। समझ में आ गई बात? ये अगर OPQ राइट ट्रायंगल है तो क्या लिख सकते हैं इसमें? बाय पाइथागोरस थ्योरम। MCQ में इतना लिखोगे नहीं तब दिमाग चलेगा, राइट? सो वी हैव OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर। OP कितना है नहीं दिया हुआ, हमें वो निकालना है। और PQ दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, OQ दिया हुआ है 25 का स्क्वायर। तो OP की वैल्यू क्या आ जाएगी?
25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर का अंडर रूट, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। वैसे भी ट्रिपलेट जो बनता है वो किससे बनता है, 24 7 25, प्रोवाइडेड 25 इज द हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गई बात है। क्वेश्चन नंबर 2 ओरली होने वाला क्वेश्चन है आप। 70। फर्स्ट क्वेश्चन डन एवरीवन। सेकंड क्वेश्चन तो मुझे फिगर ड्रॉ करने से पहले ही आंसर मिलना चाहिए। ये सर्कल बना हुआ है ऐसा, ठीक है। दिस एंगल इज गिवन एज 110 डिग्री और कहते हैं ये वाला एंगल निकालो भैया। क्या होगा, 70 क्यों होगा, 180 माइनस 70, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर सप्लीमेंट्री एंगल्स, या ये भी 90 है और ये भी 90 है, इस वजह से। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, TA and TB from a point P to circle with center O are inclined to each other. Inclined to each other, tangents. Inclined to each other तो कौन सा एंगल होगा, tangents are inclined to each other. अच्छा, जो inclined है, inclination है tangents का, वो कौन सा एंगल बनाता है, APB होगा कि नहीं। That's what we say, tangents are equally inclined to the circle, तो ये वाला एंगल बना है। समझ में आ गया ये। So this angle is 80 डिग्री। टेंजेंट्स का आपस में एंगल कौन सा बन रहा है, दैट इज 80 डिग्री। तो कहते हैं एंगल पी और ए का मेजर निकालो, तो मैंने इस ओ और ए को ज्वाइन किया, ओ और पी को ज्वाइन किया, तो इसका मेजर निकालो 50। अगर ये पूरा एंगल 80 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 40 होगा ना। ये एमसीक्यू में है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं इसको 40, क्योंकि हमें पता है कि ओपी बाइसेक्ट करती है लाइन किसको, एंगल को, एंगल एपीबी को। और ये एंगल क्या है, क्यू है 90, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा, 50। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लिखो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ना क्वेश्चन नंबर 6 कर लो। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 न्यूमेरिकल्स ही है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। पॉइंट ए जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर से। लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आता है, और इसमें पता है मुश्किल क्या होती है, सिर्फ समझने की, वो 5 कौन सा दिया हुआ है, वो 4 कौन सा दिया हुआ है, बस। Length of tangent from a point A at a distance of 5 from center is 4 centimeter. So length of tangent is 4 centimeter. Distance from the center of point A is 5. Find the radius. वैसे फिगर बनाना आपको 10 मिनट लग जाएंगे, इसमें एमसीक्यू 1 नंबर का ही है। समझ में आ गया। This angle is 90 degree. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ओपी कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। वो इसलिए आएगा क्योंकि जो ओ ए है वो
हाइपोटेन्यूज में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ये अगर 5 यहाँ दिया होता ना तब हम नहीं लगाते। बात समझ में आ गई? कल भी एक क्वेश्चन था जिसमें 13 12 तो दिया हुआ था, या 12 और 5 दिया हुआ था, पर उसमें 13 नहीं यूज करना था। याद है ना? क्वेश्चन नंबर 7। अब जो आपने एग्जाम्पल 1 किया था ना, क्वेश्चन 7 बिल्कुल वैसा है। Two concentric circles are drawn. Of radii 5 and 3. तो 5 कौन सी रेडियस होगी? लार्जर वाली, ठीक है। आउटर रेडियस 5 cos आफ्टर आउटर रेडियस r इज 5 सेंटीमीटर, कैपिटल R हो जाएगा। इनर रेडियस स्मॉल r will be equal to 3 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो यहां से perpendicular from center bisects the chord. ये पॉइंट R आ गया। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये 3 है। ओपी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ओपी इज 5 सेंटीमीटर, OR is 3 सेंटीमीटर and OR is perpendicular to PQ. Therefore PR की लेंथ कितनी आ जाएगी? पाइथागोरस लग जाएगा ना इसमें। इतनी लेंथ आपको 5 दी हुई है। दिस लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, तो PR कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये मैं इसलिए ऐसे करवा रही हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपको MCQ में ही आएगा। तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी? Perpendicular from center bisects the chord, तो PQ is 8 centimeter. This is question example number 1 with numbers. Exact example 1 है numbers के साथ, ठीक है। Question number 4. Prove that tangents drawn at the end points of the diameter are parallel. एक सर्कल है, उसकी डायमीटर ड्रॉ की, एंड पॉइंट्स पे आपने डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की। आपको प्रूव करना है ये 2 टेंजेंट्स आपस में पैरेलल। अगर ए भी डायमीटर है तो वो क्या होना चाहिए? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। डायमीटर है, 2 रेडियस भी हमने बनाई है। इसका मतलब कितना है कि मैंने ऐसे रेडियस बनाकर, ऐसे टेंजेंट बनाकर इसके बारे में बात नहीं कर रही। समझ में आ गया? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 राइट एंगल्स सेपरेटली, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 स्ट्रेट लाइन मेकिंग 2 एंगल्स। बात क्लियर हो गई? तो AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। AB एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। 2 रेडियस तो है पर वो स्ट्रेट लाइन है। गिवन AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, L and M are 2 टेंजेंट्स। L और M 2 टेंजेंट्स है। AB पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
उन दोनों टेंजेंट्स के। L is tangent at A, M is tangent at B। ठीक है, टू प्रूव कि जब भी डायमीटर के एंड्स पर टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। अच्छा, पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये तीन ही है। ऑल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग को हम क्या करते हैं? ऑल्टरनेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग, दे शुड बी इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री। बात समझ में आई है? ठीक है ना? तो मुझे पता है OA इज रेडियस, L इज टेंजेंट, तो therefore D यहाँ पे ले लो, D होता है। एंगल OAC या OA is perpendicular to L, radius and tangent are perpendicular at point of contact, therefore angle OAC is 90 degree। अब ऐसे कौन सा एंगल होगा तो 90 वाला होगा? OB, D लेंगे ना, ठीक है ना? सिमिलरली एंगल OBD इज ऑल्सो 90 डिग्री। इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OBD। ये दो एंगल्स कहते हैं आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये कौन से एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद लिख लेंगे एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, as they form a pair of alternate interior angles, therefore L is parallel to M। और tangents drawn at ends of diameter, इसको लिख लो, इसके आधा नंबर कट जाता है। जो ऐसे वाली स्टेटमेंट्स होते हैं जहाँ पे फिगर नहीं दी होती, स्टेटमेंट से लिखी होती है, लास्ट में उसे लिखना है। Hence tangents drawn at, पूरी इक्वेशन की लाइन क्या है बोलो? tangents drawn at ends of the diameter of a circle are parallel। Write down, hence tangents drawn at ends of a diameter are parallel। क्वेश्चन नंबर 5 ना, इसे प्रूव तो करेंगे पर थोड़ा सा अलग वे से, मतलब एक जनरल प्रूफ होता है जिसे मैं कहती हूँ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन होगा, उससे भी प्रॉपरली लिख पाऊंगी। पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, प्रूव दैट perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center। एक सर्कल है, उसको एक टेंजेंट ड्रॉ की, ए बी टेंजेंट है टू अ सर्कल विथ सेंटर O, गिवन a circle with center O, AB is tangent at point P। ये वाला पॉइंट P है, P is the point of contact। कहने का मतलब ये है कि इस P पर अब मैं क्या कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन में, O और P को ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। अब मैं कैसे रही हूँ कि इस OP पर ना मैं 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। कैसे? ऐसे वाले ड्रॉ किया होगा, है ना? फिर दो आर्क्स लेकर, अब जब इस लाइन को कहते हैं फर्दर एक्सटेंड करोगे ना तो वो ऐसे पास करेगा। समझ में आई? कहने की बात क्या है, उसने ये नहीं कहा कि O और P को ज्वाइन करो 90 डिग्री का एंगल बना, उसने कहा मैंने इस P पॉइंट पर ना परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब वो प्रूव करना है वो P से पास करता है, O से पास करता है, सेंटर से पास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखो टू प्रूव
perpendicular drawn at P passes through O. Let Q be any point inside the circle. लिख देख लो उसको पहले, बाद में लिख लेना क्योंकि ये समझ नहीं आएगा, रट्टा ही मारना है इसको. Let Q be any point inside the circle other than O. O के अलावा Q कोई भी पॉइंट है सर्कल में कहीं भी ले लो, such that angle QPB is 90 degree. ठीक हो गया? बात समझ में आगे. कहते हैं कि अब प्रूव करना है ना कि O से पास करेगा. मैंने कहा ऐसा करते हैं कि यहाँ पर मैंने कोई भी एक पॉइंट Q ले लिया जो एंगल 90 बनाता है पॉइंट P पर. ठीक है, और फिर OP को भी ज्वाइन कर देना. ज्वाइन OP. अब इसे प्रूफ में लिखो, कंस्ट्रक्शन में लिखो, एनीवेयर कि हमारी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना, इसलिए ऐसे आता है कि मैंने मान लिया कि O के अलावा एक पॉइंट Q है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक हो गया? अब ये तो पता है ना, OP is perpendicular to AB. Radius and tangent are perpendicular at point of contact. ठीक है, सिंपल सी बात है. इसका मतलब एंगल OPB is 90 डिग्री. ऑल्सो एंगल QPB is 90 डिग्री. ये हमने अभी लिया है assumption से, है ना. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल QPB. OPB को तो देख लिया, QPB ना दो हिस्सों में कटा हुआ है. कैसे? OPB और QPO. ये कर गया. और इससे आपके पास क्या आ गया, QPO क्या है, 0 के इक्वल है. ये जो पूरा एंगल था ना, ये QPO और OPB के साथ बना है, दोनों को मिलाकर बन रहा है. समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो आपने इन दोनों को इक्वेट करके QPO एंगल आपका क्या हो गया, 0 के इक्वल. So that means point Q and O coincide. ठीक है, therefore yeah, this means points Q and O coincide. Yeah, this can happen only when angle Q points O and Q coincide. दोनों coincide करते हैं और perpendicular drawn at point of contact will pass through center. ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से पास करेगा ही हमेशा. ठीक है ना. तो कभी भी किसी सर्कल का सेंटर लोकेट, अच्छा, कभी भी किसी सर्कल का सेंटर लोकेट करना होता है ना, या तो कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं या फिर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल जहां पे इंटरसेक्ट किया हमें सेंटर मिल जाएगा. या कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड्स के ड्रॉ कर दो, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर सेंटर होता है. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी और पेपर में आता भी है. लास्ट क्वेश्चन होगा आपका. ठीक है, उसके बाद कुछ और करवा दूंगी, बस अब सर्कल्स और नहीं करवाऊंगी आज के लिए, इतना सर्कल्स काफी है. और कल तक आप लगा लो, कल या परसों तक मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे. सैटरडे टेस्ट है कि फ्राइडे टेस्ट है? साइंस वाले मैम ने कुछ बताया? पूछा भी नहीं. टेस्ट का कौन पूछे, है ना. चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. तो इस हफ्ते तक आपके बुक वाले क्वेश्चन सारे हो जाएंगे सर्कल्स के. एक्स्ट्रास में टाइम लगेगा, 3-4 दिन लग जाएंगे एक्स्ट्रास में पूरी वर्कशीट करने में. वो आराम से कर लेना क्योंकि उसमें से काफी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में. ठीक है, और उसके बाद एरियाज.
तुम कौन सा कर रहे हो? 9। अच्छा 8 हो गया। 9 आता है, स्कूल में कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9 ना लास्ट सैम्पल पेपर में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 एक जैसे हैं। क्वेश्चन 8 में कम से कम फिगर ड्रॉ करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊं? और होमवर्क में सेक्शन ए और बी में कोई डाउट्स है तो वो बता देना, ठीक है? वरना अपने आप से एक क्वेश्चन अपनी तरफ से क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 करना है। एक सर्कल है, ठीक है, उसके आसपास हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे? दिस क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स द सर्कल, ठीक है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, दैट इज व्हाट आई मीन। साइक्लिक सर्कल के अंदर होता है, समझ में आ गया? ये सर्कल के बाहर है। ये एरियाज में ना, इसको लेकर हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ए बी सी एंड डी, then the points of contact are given P, Q, R and S। बस, कोई सेंटर नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। गिवन ABCD circumscribes the circle, ठीक है, at points, या PQRS are points of contact, वो भी लिख सकते हो, तो इतना लिख दो। फिर है टू प्रूव। टू प्रूव में आप क्या लिखोगे? AB plus CD is equal to AD plus BC। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस इसमें ना लिखने की टेक्निक चाहिए। पता क्या होता है, हम लिख तो सारा कुछ देंगे, पर अगर प्रॉपरली लिखा नहीं होगा और ऐड करेंगे ना तो कुछ और ही मतलब निकलेगा उसका, ठीक है? तो हमने प्रूफ लिखा। करना क्या है देखो, एक ही चीज यूज होगी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है? मैं ये ऊपर लिख दूंगी, बस एक ही रीजन प्रूव होना है, ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अब लिखने का वे देख लेना, उसमें गलती मत करना, क्योंकि फिर उसमें ऐड 1 2 3 4 जैसे मर्जी करोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतना इजी क्वेश्चन होने के बाद भी टाइम भी लगाओगे, फिर भी 2 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, 0 भी मिल सकता है, ठीक है ना? तो मैंने किसी एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया। पहले देख लो इस क्वेश्चन में अगर ये आएगा ना, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हम क्या लिखेंगे? AP इज इक्वल टू AS। क्लियर हो गया? दिख रहा है ना? AP और AS आपस में इक्वल है। अब जहां पर AP लिखा है ना, वो AB का पार्ट है। AB का एक पार्ट AP है, दूसरा पार्ट क्या है? BP। तो वो इसके साथ ही लिखना है बस। BP किसके इक्वल होगा? BP किसके इक्वल होगा? DQ, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी? BQ, BQ का दूसरा पार्ट क्या है? CQ, वो इसके साथ लिखना है। CQ किसके इक्वल होगा? CR। CR का दूसरा पार्ट क्या है? DR या RD। और RD किसके इक्वल होगा? बस इसको लिखने का वे देख लेना। इसमें क्योंकि आप क्या करोगे, इनको 1 2 3 4 लेकर लिखोगे, ऐड 1 2 3 4। जब ऐड करना है ना, होता क्या है, आपने AP और BQ को ऐड कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं बनने वाला।
मतलब आप रैंडमली लिख दोगे सारी चार चीजें, चारों को ऐड करोगे, कहोगे हम क्वेश्चन से करके आए, बाद में 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ आ गई बात? गिवन टू प्रूफ कुछ नहीं मिलने वाला इसमें मार्क्स, अगर आपने इसको सही से नहीं लिखा होगा। गिवन टू प्रूफ के मार्क्स कटते हैं, मिलता कभी नहीं। बात क्लियर होगी सबको? तो आप इसमें ऐड करोगे एपी प्लस बीपी सीआर प्लस डीआर, तो एपी और बीपी इकट्ठे मिलकर एबी बन रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट देम साइड बाय साइड ऑन वन साइड। समझ में आ गई बात? ये मैंने एपी लिखा, तो जहां एपी लिखा है वहां बीपी लिखना है, बीपी के साथ बीक्यू है तो जहां बीक्यू लिखा है वहां सीक्यू, सीक्यू के साथ सीआर है तो जहां सीआर लिखा है वहां डीआर। आपका पूरा एंगल पूरा प्रॉपरली ये साइकिल घूम जाएगा। एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। तो एपी प्लस एबी इज बीपी इज एबी, और ये हो जाएगा सीडी। यहां से इसको और इसको मिलाकर बन जाएगा एडी, और वहां से आ जाएगा सी। हेंस प्रूफ। इसमें सच में इसके ही मार्क्स है। ये सही लिखा है तो पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, आएगा भी 2 मार्क्स में। किस्मत बहुत अच्छी है तो 3 मार्क्स में आ गया। समझ में आ गया? और भी अच्छा है तो 5 मार्क्स में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? है लेकिन इसमें जब भी मार्क्स मिलेंगे तो ये सिर्फ इतने पोर्शन के मिलेंगे। अगर ये सही किया ना, टीचर सच में बाद में कुछ और नहीं देखने वाली है। जिसने ये सही लिखा है ना, उसका मतलब मान लो बाकी सब सही होगा। क्लियर होगी बात? ये हेंस प्रूफ। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगी, इसी का क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कल करेंगे। ठीक है, और कल का होमवर्क आपको सबको पता है ना? अब एक क्वेश्चन लिखो, दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द पेपर्स। 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, दिस इज ए बी सी, ये दिया हुआ है 15, ये ए, दिस इज 75 डिग्री, दिस इज 21, और इसके साथ दिया हुआ है वाई जेड, और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स। इससे दिया हुआ है 75 डिग्री, ये दिया हुआ है 10, और ये दिया हुआ है 14 और एक्स। इसमें एक तो लिखना है आपने सिमिलैरिटी रूल, कॉरेस्पॉन्डेंस रूल, और थर्ड इसका क्वेश्चन है ए रेशियो है। तो कौन सी साइड किसको सिमिलर है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, वो होगा सिमिलैरिटी रूल। होगा कि किस वे से हमने ट्रायंगल को सिमिलर किया। कॉरेस्पॉन्डेंस होगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। ठीक है, और ए टू एक्स की रेशियो फिर अपने आप बन जाएगी। कौन सा एंगल इक्वल दिख रहा है आपको? ए और एक्स दोनों इक्वल दिख रहे हैं, है ना? तो पहला वर्टेक्स तो मिल गया मुझे, ए और एक्स इक्वल है। अब साइड्स की लेंथ भी दी हुई है ना? एंगल तो एक ही दिया है ना, साइड्स की लेंथ दी हुई है, तो हमें कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा? एस ए एस, है ना? इस एंगल को बनाने वाली 2 साइड्स हैं, उनको आपस में उनकी रेशियो को सेम करना है। बात समझ में आ गई ना? है ना? तो सिमिलैरिटी रूल तो मुझे पता है कि अगर एक एंगल और 2 साइड, अगर एक एंगल दिया है, बाकी साइड्स की आपको मेजरमेंट दी है, तो ऑफ कोर्स एस ए एस यूज करना है। या तीनों साइड्स होंगी, या 2 एंगल्स होंगे, या 2 एंगल, एक एंगल 2 साइड, राइट? अब ये 15 दिया हुआ है, इसके साथ कौन सा मैच करोगे? 10 क्यों मैच करोगे? 21 और 14 मल्टीपल सेम है। ये 7 इंटू 3, ये 7 इंटू 2, ये 5 इंटू 2, और ये 5 इंटू 3। तो आपका ए बी मैच करता है एक्स वाई के साथ। ए बी के ऑपोजिट साइड कौन सी है, और ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? सी। एक्स वाई के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? जेड। तो अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे लिखा वाई, मतलब है तो एबीसी सिमिलर टू एक्स वाई जेड, लेकिन सोचना पड़ा। समझ में आ गया? तो हमारा सिमिलैरिटी रूल है एस ए एस, कॉरेस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, और ए और एक्स की रेशियो क्या होगी? ए की रेशियो
3 और यहाँ पे क्या आएगी, बात समझ में आ गई। यहाँ से आप लिखोगे ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी अपॉन वाई जेड। ए बी की लेंथ कितनी दी हुई है 15, एक्स वाई की लेंथ कितनी दी हुई है 10, बी सी कितना है ए, और अपना वाई जेड कितना है। और इसमें और अगर थोड़ा सा हमें झोल लेके आना है क्वेश्चन में तो वो पूछ लेगा x:a की रेशियो बताओ, तब लिखोगे 2:3। कोई एमसीक्यू नहीं है, लिखने के ही मार्क्स मिलने हैं, या तो 3:2 लिखना है, बट अगर पहले a लिखा हुआ है तो 3:2, x:a कहा है तो 2:, समझ में आ गया इतना। अटेंडेंस से पहले जाना नहीं और होमवर्क करके लाना है कल सबने। आहिल, लव्या, गौतम नहीं आया, ज्योति, जसलीन, नव्या, सानवी, बिस्मीत, कायशा, दर्पण, कबीर, रेयांश, शाहिद। ठीक है, जाओ। कैसे लिखोगे आप एंगल्स को, कैसे लिखोगे, मतलब उनके नाम से पता लगना चाहिए कौन से पार्ट इक्वल है। ये रहा कॉरेस्पॉन्डेंस रूल, क्या है ये वाला। उनका नाम इस तरह से लिखो कि आपको साइड एंगल सब इक्वल पता लग जाए, ठीक है, नाम से। क्लियर हो गया इतना। चलो जाओ और होमवर्क करके लाना। तुम पहले ट्रायंगल्स तो कर ही ले, पेपर अपना